वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज के इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए उनके कंपलसरी पेपर, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और पेपर कोड है ECC 601। इस पेपर में आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा यूनिट 2 से, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थॉट के संदर्भ में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारधारा को। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारधारा से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हम लोगों ने काफ़ी गहन अध्ययन के तौर पर देखा, और उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आपके पास सपोर्टिव लेक्चर्स वीडियो भी है और सपोर्टिव लेक्चर्स PDF फाइल भी है। आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे महादेव गोविंद रानाडे के संदर्भ में। तो महादेव गोविंद रानाडे के संदर्भ में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न इस तरह से होंगे कि महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आपसे आर्थिक विचारधारा से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे किसी खास व्यक्ति के बारे में, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप उस व्यक्ति के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, उनकी जीवनी, उनके अध्ययन और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके उनके आर्थिक विचारधारा को हाईलाइटेड करेंगे, जिसमें आप पॉइंट्स असेंबल कर लेंगे और हर एक पॉइंट को आप 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में सही ढंग से व्याख्या करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो है महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो सबसे पहले आप महादेव गोविंद रानाडे के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि महादेव गोविंद रानाडे का आर्थिक विचारधारा में, खास करके आधुनिक आर्थिक विचारधारा में, उनके आर्थिक विचारों का काफ़ी महत्व है। महादेव गोविंद रानाडे काफ़ी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे जो बात कहते थे उन बातों में काफ़ी दम हुआ करता था, लोग उनकी बातों से सहमत भी हुआ करते थे। महादेव गोविंद रानाडे को भारत के पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, और उन्होंने एक काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था, एशे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो काफ़ी प्रचलित हुआ। उन्होंने अपने विचारधारा के माध्यम से बहुत से चीज़ों को उजागर किया। भारत की गरीबी के संदर्भ में उन्होंने बात की, भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में उन्होंने बात की, भारत के लिए आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए इस संदर्भ में उन्होंने बात की। सबसे खास बात ये थी कि वो जिस विचारधारा से प्रभावित थे उन पर जर्मनी के एक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री लिस्ट, जो काफ़ी राष्ट्रवादी थे, उनके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो महादेव गोविंद रानाडे कहीं ना कहीं लिस्ट के आर्थिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, और बाद में महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों से महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए। तो इन सभी चीज़ों को महादेव गोविंद रानाडे बहुत अच्छे ढंग से बताया था। तो महादेव गोविंद रानाडे के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत ढंग से जब अध्ययन करेंगे तो हम उन सभी चीज़ों को देखेंगे जिसमें तमाम बातें आती हैं। खास करके उन सभी बातों को देखा जाएगा जिसमें महादेव गोविंद रानाडे ने आर्थिक विचारों को काफ़ी सहज ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप इंट्रोडक्शन में जो लिखेंगे वो इस तरह से रहेगा। आपके सहूलियत के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, और नोट्स के माध्यम से आप काफ़ी सटीक ढंग से आंसर दे पाएंगे। आप लिखिएगा, आधुनिक विचार धारा में महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि रानाडे पर जर्मन अर्थशास्त्री जो राष्ट्रवादी थे उनके विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र
शब्द का प्रयोग किया था। राणा डे का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। साथ ही साथ वे समाज में भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाने लगे। उन्हें फादर्स ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। राणा डे के विचारों का प्रभाव बाद में महात्मा गांधी जी पर भी पड़ा। राणा डे ने भारत के लिए एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को का संकलन उस किताब में मिल जाता है महादेव गोविंद राणा डे के बारे में। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि बिना सोचे समझे पाश्चात्य देशों के यानी पश्चिमी देशों के आर्थिक नीति को भारत में नहीं थोपा जाना चाहिए, क्योंकि हर देश की एक भौगोलिक, एक आर्थिक, एक सामाजिक और एक राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग होती है और उस आधार पर वहाँ की आर्थिक नीति बना करती है। अगर उसको भारत में लागू किया जाएगा तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। इन तमाम बातों को महादेव गोविंद राणा डे ने कहा था और उनके आर्थिक विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उल्लेखित कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले पॉइंट्स असेंबल कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। जो पॉइंट्स है मैं बारी बारी से मैं कहूँगा, आप नोट डाउन भी करते चलें। सबसे पहला पॉइंट्स रहेगा उनके आर्थिक विचारधारा में, सबसे पहला पॉइंट्स रहेगा वो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना। यानी महादेव गोविंद राणा डे ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जमकर आलोचना की। वे रिकार्डो, मिल, एडम स्मिथ के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली। वे अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली में भी बहुत सारी बातों को उजागर किया, अपने विचार को व्यक्त किया। तीसरा पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण संबंधी नियम। संरक्षण संबंधी नियम किस तरह के होने चाहिए और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने इस बात की भी जिक्र की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण के पक्ष में तर्क। यानी महादेव गोविंद राणा डे औद्योगिकरण के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि भारत में उद्योगों की स्थापना हो और भारत की आर्थिक गति काफ़ी तेजी के साथ हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निर्धनता के संबंध में विचार। यानी निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं, उस संबंध में राणा डे ने अपने विचार को व्यक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है लगान संबंधी विचार। लगान संबंधी विचार में उन्होंने रिकार्डो के कंसेप्ट को बिल्कुल खारिज किया, उनसे वो सहमत नहीं थे। उनका यह कहना था कि भूमि उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो खेती करते हो। भूमि उन लोगों के हाथ में जाने से रोका जाना चाहिए जो भूमि की खेती नहीं करते हो। फिर हम देखेंगे जनसंख्या संबंधी विचार। वे जनसंख्या के नियोजन के पक्ष में थे कि जनसंख्या का अनुकूलतम प्रयोग हो ताकि देश का आर्थिक विकास हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, इंटरनेशनल लेबर डिवीज़न। इसके संदर्भ में भी उन्होंने बात कही, जिसमें उन्होंने एक बात को उजागर किया कि उष्णकटिबंधीय देश यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जो गर्म जलवायु वाले देश हैं वो सिर्फ कच्चे माल का उत्पादन करें और जो ठंडी जलवायु वाले देश हैं यानी शीतोष्ण जलवायु वाले जो देश हैं वे निर्मित माल का उत्पादन करें, जिसे राणा डे सिरे से खारिज करते हैं, इसकी कटु आलोचना करते हैं। वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका यह मानना था कि अगर इस पद्धति पर चला जाए तो देश या अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक दरार पैदा होगा, जिसमें कुछ खास देश काफ़ी विकसित होंगे और कुछ खास देश निर्धनता के मकड़जाल में फंसते चले जाएंगे। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम पॉइंट्स के जरिए करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपका रहेगा वो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना। यानी महादेव गोविंद राणा डे ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना किस तरह से की, उसमें आप लिखेंगे राणा डे ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों का गहरा अध्ययन करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन लोगों के विचार काल्पनिक और अव्यावहारिक थे। राणा डे का मानना था कि समाज में परिवर्तन होता रहता है, अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अतः परिवर्तनशील परिस्थितियों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांतों की कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाती है। अतः उन्होंने एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों को तो परिवर्तित परिस्थितियों में
यहाँ तक कहा कि जब वे इंग्लैंड में लागू नहीं हो सकते हैं तो भारत में लागू कैसे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार से वे सहमत नहीं थे, उनकी कड़ी आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली, यानी अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली के संदर्भ में राना डे ने क्या कहा। राना डे ऐतिहासिक अध्ययन प्रणाली के पक्ष में थे। उनके अनुसार अतीत को ध्यान में रखकर भविष्य के निष्कर्षों को निकाला जाना चाहिए और वे आगमन प्रणाली को अधिक उपयुक्त प्रणाली मानते थे। तो इस तरह से वे अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी प्लान्ड इकोनॉमी। राना डे हमेशा से एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते थे, कल्याणकारी राज्य की बात करते थे। तो राना डे कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते थे। उनके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक ऐसी योजना का होना बहुत जरूरी है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप हो। राना डे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए अपनाई गई स्वतंत्र व्यापार की नीति हितकर नहीं है, अतः भारत के लिए वह योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी की भी बात की, नियोजित अर्थव्यवस्था की भी बात की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संरक्षण संबंधी नियम, यानी उसके संदर्भ में क्या विचारधारा था। तो जर्मन अर्थशास्त्री लिस्ट जो एक राष्ट्रवादी थे, उनके विचारों का राना डे पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो जर्मन अर्थशास्त्री लिस्ट के विचारों से राना डे काफ़ी प्रभावित थे। अंग्रेजों की स्वतंत्र व्यापार की नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखकर राना डे ने संरक्षण व्यवस्था को लागू करवाना चाहा। भारत एक कृषि प्रधान देश था। उस समय उद्योग धंधों का काफ़ी विकास भी नहीं हुआ था। पूरे विकास की गति अवरुद्ध थी। बेरोजगारी और निर्धनता चारों तरफ व्याप्त थी। ऐसे में इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश के समान स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाने से भारत का संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो सकता था। तो इस तरह से उन्होंने संरक्षण संबंधी नियम को भी अपने विचारों से स्पष्ट किया। फिर बात करते हैं औद्योगिकरण के पक्ष में तर्क, यानी औद्योगिकरण के पक्ष में वो क्या कहते थे। औद्योगिकरण के पक्ष में उनका कहना था कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राना डे अधिक उद्योग धंधों की स्थापना करना चाहते थे। वे औद्योगिकरण के लिए देश की कृषि की उन्नति को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि कृषि व्यवसाय पर देश के करोड़ों लोग निर्भर हैं। बिना कृषि के उन्नति के उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकेगा। यानी औद्योगिकरण के पक्ष में जो बात करते थे, उस संदर्भ में वह जानते थे कि कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल उद्योग धंधों को विकसित करने में लगाएं तो हमारा विकास की गति और तेज होगी। यानी कहीं ना कहीं वो देश की कृषि को उन्नति के लिए आवश्यक तो मानते ही थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर साथ में उद्योग धंधों का भी विकास होगा तो हमारा रॉ मटेरियल का अच्छी तरह से खपत उस इंडस्ट्री में होगा। जैसे अगर हम चीनी की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें, तो गन्ना एक रॉ मटेरियल है। अगर गन्ना की अच्छी खेती होगी तो चीनी का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो उसी तरह से उन्होंने औद्योगिकरण को बहुत अच्छे ढंग से फोकस किया कि भारत की आर्थिक विकास औद्योगिकरण को बढ़ाने से ज़्यादा तेज गति से होगी। तो औद्योगिकरण के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया। नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो का लेंथ लंबा करने पर वो अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से अपना कंट्रीब्यूशन फिर स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा निर्धनता के संबंध में विचार। निर्धनता के संदर्भ में महादेव गोविंद राना डे ने क्या कहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे निर्धनता के संबंध में क्या विचार थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।